हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था, राइट? और आज हम लोग मॉड्यूल 1 शुरू करेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि आपको मॉड्यूल 1 से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे डेटाबेस का, राइट? तो पिछली क्लास में हमने डेटा पे थोड़ी बहुत बात की थी और डेटाबेस के बारे में भी बताया था। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप लोग लिख सकते हैं, एकदम ही नॉर्मल भाषा में लिखा गया है। कोई भी मतलब वैसा नहीं है कि समझने में दिक्कत आएगा, ठीक है? तो जैसा कि हमने बोला था पिछली क्लास में ही कि डेटा हमारा क्या है, कुछ भी हो सकता है जिसका रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस हो, ठीक? यानी कि हम लोग बोल रहे थे कि इट्स अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। इसके बारे में भी बता चुके थे कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी दिया था कि अगर हमें बिल्डिंग बनाना है, राइट, तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज करके एक बिल्डिंग का निर्माण कर लेते हैं, जैसे ईंट का, बालू का, जो भी चीजें यूज करते हैं। वैसे ही हमारा डिफरेंट डेटा को मिला करके हम एक क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, राइट? उसी में बताया था कि जैसे हमारा नाम है, आपका नाम हो सकता है, आपका एज होगा, किसी कंपनी का नाम हो सकता है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल डेटा है। इन्हीं डेटा को मिला करके हम कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे। यानी कि हम लोग कह सकते थे कि इंफॉर्मेशन हमारा क्या था कि प्रोसेस डेटा, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस डेटा इज द इंफॉर्मेशन, राइट? तो हम लोग देखेंगे आगे चल के कि कैसे हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा से एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं। तो अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या है। इट इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर दैट यूज टू बिल्ड एन इंफॉर्मेशन, राइट? जैसा कि अभी बताया हमने, कह सकते हैं इन अदर वर्ड वी कैन से दैट डेटा इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डेटा को मिला करके एक इंफॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है आपका। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, किसी भी फॉर्म में आपका हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, उसका एज, उसका कोई एड्रेस होगा, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। अगर ये इंडिविजुअली लिखा हुआ है, इंडिविजुअली है, तो ये आपका डेटा है। बट इसी को अगर हम लोग किसी टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर दे, बना दे, तो क्या हो जाएगा भाई, वही हमारा हो जाएगा इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब कि अगर ये एक एम्प्लॉय नेम डेटा है, ये एक एज डेटा है और एड्रेस हमारा डेटा है, तो अगर हम जनरली एक टेबल क्रिएट कर दे, राइट, छोटा सा एक टेबल बना ही देते हैं। अगर हम इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में एक इसको अरेंज कर ले अपने डेटा को, ये एम्प्लॉय का नेम हो जाएगा और ये आपका एम्प्लॉय का एज हो जाएगा और ये एम्प्लॉय का एड्रेस। तो अब हम कह सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि राहुल नाम है, एम्प्लॉय नेम, एज है 29 और एड्रेस है कंकड़बाग। ये इस तरीके से। तो अब एक फुल इंफॉर्मेशन मिल रहा है किसके बारे में, एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है राहुल, एज है 29 और वो कंकड़बाग में रहता है। तो इन तीन डेटा को मिला करके हमने तब प्रोसेस करने का मतलब ही ये हो गया कि इन डेटा को सीक्वेंस में लाना या ऐसे अरेंज करना जिससे कि कुछ इंफॉर्मेशन गैदर हो सके। तो हमने क्या किया, एक साथ में लिखा है। तो एम्प्लॉय का नाम ये है, एज ये है, एड्रेस उसका कंकड़बाग है। एक फुल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है, राइट? आगे भी देखते चलेंगे। ये बेसिक सा डेफिनेशन है जो आपको देखना है बस, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। दूसरा जो मेन है, हम लोग को पढ़ना है डेटाबेस, राइट? तो डेटाबेस देख लेते हैं क्या है तो बहुत ही सिंपल सा, बट सारा का सारा सिलेबस आपका इसी पे टिका हुआ है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। हमने क्या किया, ये जो डेटा इंडिविजुअली लिखा उसी को अब रिलेट करके यहाँ पे लिखा है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड है। यही फॉर्म जो टेबुलर फॉर्म अभी आपको बता रहे थे, यही फॉर्म में हम लोग डेटाबेस में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा ऑन वी कैन परफॉर्म several tasks like insert data, update data, retrieval of the data and delete data etc. ठीक है? इसी टेबुलर फॉर्म में अगर हम डेटा को स्टोर करेंगे, तो अब स्टोर कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है उस पर कुछ टास्क हम लोग परफॉर्म करेंगे, राइट? जैसे इस टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को इंसर्ट करवाना, अगर डेटा लिखने में कोई गलती होगी तो उसे हम अपडेट भी कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा डेटा अगर लिख दिया हमने तो उसे डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग किस पे कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर कर सकते हैं। तो डेटाबेस समझने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे अपने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे।
इससे सब अवेयर होंगे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से। जनरली आपके अपने कंप्यूटर में क्या होता है, आपका अपना कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसमें भी आप कुछ फाइल सेव करते हैं, राइट? तो उसी को हम लोग कहते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है। और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आपका कौन हैंडल करता है? वो आपका करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इन केस ऑफ डेटाबेस आपका इसी में आ जाएगा कौन? डीबीएमएस। डीबी डेटाबेस को जनरली मैनेज कौन करता है? डीबीएमएस। डीबीएमएस हमने बताया था कि क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, राइट, जो कि डेटा को मैनेज करने का काम करेगा। किसमें? डेटाबेस के अंदर। तो ये तो हुई बात कहने की। अब एक्चुअली में देखेंगे कि डेटाबेस है कहाँ पे हमारा, और इसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं डीबीएमएस के थ्रू, राइट? तो उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पे, जिससे कि ये पता लगेगा कि आखिर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या दिक्कतें आई कि हमें डेटाबेस को बनाना पड़ा और डीबीएमएस जैसे सॉफ्टवेयर को बनाना पड़ा। जनरली होता क्या है, अगर फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है हमारा, ये एक आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मान लेते हैं आपका क्या है? हार्ड डिस्क है। ये स्टोरेज डिवाइस, इसको हम लोग बोलेंगे स्टोरेज डिवाइस है। ये आपका हार्ड डिस्क हो सकता है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। जनरली हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में क्या होता है, जो आपका होता है हार्ड डिस्क होता है, ठीक है? हार्ड डिस्क। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंटरेक्ट करता है किससे? आपके हार्ड डिस्क से। और आप किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करवाते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हो जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं। एप्लीकेशन 1 है, एप्लीकेशन 2 है, एप्लीकेशन 3 है। एप्लीकेशन कहने का क्या? जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, राइट? जैसे आप यूज करोगे क्या? नोटपैड यूज कर सकते हो। डेटा ही तो स्टोर करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नोटपैड यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग एमएस वर्ड लिख देते हैं। एमएस एक्सेल यूज कर सकते हैं, और हम लोग एमएस एक्सेस भी यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट एप्लीकेशन हो गया, वही आपका एप्लीकेशन 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जितने तरीके के एप्लीकेशन। ये तो हो गया आपका वर्ड प्रोसेसर का एप्लीकेशन है। सिंपली समझ में आता है कि इसमें हम डेटा राइट करेंगे और इसको हार्ड डिस्क पे स्टोर करेंगे, राइट? और भी हमारा हो सकता है, सपोज अगर आप कोई गेम खेलते हैं, अगर गेमिंग एप्लीकेशन है कोई, तो इससे रिलेटेड डेटा भी आप स्टोर करेंगे कहाँ पे? हार्ड डिस्क में, राइट? जैसे आपने क्या स्कोर किया है, आपका हाईएस्ट स्कोर क्या है, ये सब कैसे रिट्रीव हो पाता है जब आप दोबारा ओपन करते हो? तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं सेव करा होगा, राइट? तो ये सब मैनेज करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बट अब देखते हैं कि यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई। अब देखो होगा क्या कि सपोज मान लेते हैं कि एप्लीकेशन 1 हमारा नोटपैड का है, राइट? और नोटपैड से हमने फाइल सेव किया, तो हमारा एक एक्सटेंशन होता है क्या? .txt। इस एक्सटेंशन के साथ हमारा फाइल सेव हो गया कहाँ पे? स्टोरेज डिवाइस में, हार्ड डिस्क के अंदर। अगर हम इस चीज को, इस टेक्स्ट फाइल को किसी दूसरे एप्लीकेशन से, अगर इसमें कोई डेटा है और कोई हम दूसरे एप्लीकेशन से इसको यूज करना चाहे, तो हो सकता है कि वहां पे डेटा आपका कुछ गलत ही मिल जाए। गलत इन द सेंस की करप्टेड डेटा मिल जाए, क्योंकि दूसरे एप्लीकेशन में खोलेंगे और वो एप्लीकेशन .txt फाइल को रीड करने में अनेबल रहा, तो आप डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे, राइट? तो फिर अब सपोज ये हमारा एमएस एक्सेल का है, तो क्या हम एमएस एक्सेल का जो बनता है आपका .xls, ये आपका एक्सटेंशन से बना, और हम इसे चाहे अपने नोटपैड पे ओपन करना, तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक टाइप है, सबका अपना अपना एक एक्सटेंशन है, तो उसके खोलने का तरीका, ओपन करने का तरीका और रिट्रीवल का तरीका अलग है। तो इसमें क्या हो गया कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सटेंशन के फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई कि हम अब
क्या चाहिए कि अब टेक्स्ट फाइल से चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ ऐसे एप्लीकेशन बनाने पड़ेंगे जो टेक्स्ट फाइल को रीड कर सके, राइट। अब ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट है हमारे पास, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा अगर यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो उस चीज को दूर करने के लिए भी हमारा डेटाबेस आया। ये डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट लाया गया कि डीबीएमएस क्या करेगा कि आप डिफरेंट एप्लीकेशन से आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे और डेटा आपको वही का वही मिलेगा। पहला चीज तो ये क्लियर हुआ आपका कि हम लोग को इस वाले में प्रॉब्लम थी कि डिफरेंट एक्सटेंशन है, डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट एक्सटेंशन से सेव कर रहा है, तो हम उस फाइल को डिफरेंट एप्लीकेशन में नहीं ओपन कर पाएंगे, यानी कि वो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं यूनिवर्सल नहीं बन पाएगा। और जनरली आज के डेट में हम क्या चाहते हैं कि हमारा डेटा कहीं से भी एक्सेस हो जाए, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कहीं से एक्सेस हो जाए तो कोई हो सकता है कि अदर एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा, कोई अदर एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा, तो हमें एक ऐसा कॉमन सा डेटाबेस चाहिए, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम की डेटा को स्टोर करें तो वो किसी भी एप्लीकेशन से हमारा डेटा रिट्रीव हो जाए। ये थोड़ी सी हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे कि अगर हम फेसबुक का एग्जांपल ले लें, ठीक, ये हमारा फेसबुक है, ठीक है, ये हमारा फेसबुक है, ये हमने अपने लैपटॉप पे ओपन करा। दूसरा अब हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पे करेंगे। देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म ही चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया। फाइल की टाइप तो छोड़िए, यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया कि ये आपका एक लैपटॉप है, ये आपका मोबाइल है। जब हम इस पे फेसबुक खोलते हैं तब भी सेम डेटा मिल रहा होता है, और इस पे फेसबुक खोलते हैं तब भी सेम डेटा मिल रहा होता है। इवन कि प्लेटफॉर्म चेंज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसलिए कॉमन एक डेटाबेस बना देते हैं जिसकी रिट्रीवल कहीं से भी हो जाए। दूसरी चीज कि हम इंडिया के अंदर खोले फेसबुक या फिर यूएसए में ओपन करें या नेपाल में कर लें, कहीं भी ओपन करेंगे हमारा डेटा वही का वही मिलेगा। तो दो चीजें समझ में आ गई कि पहली कि एक जनरलाइज डेटाबेस बन जाएगा जिससे किसी भी एप्लीकेशन से, और हम लोग एक नया एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फेसबुक अपना एक एप्लीकेशन ही कह सकते हैं कि यहाँ से भी आप अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि फेसबुक का जो लुक एंड व्यू है वही लुक एंड व्यू रहे हमेशा, वो चेंज भी करेगा तब भी आपका डेटा वही का वही मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे जब डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो अब देखते हैं कि मेरा डीबीएमएस बैठा कहाँ पे। ये तो हो गया हमारा एफपीएस का। अगर इसकी बात करें तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें सारा का सारा कुछ मैनेज किसके द्वारा हो रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रहा है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं डीबीएमएस में, ये डीबीएमएस आखिर बैठा कहाँ है, उसके बाद हम लोग सीक्वेंस में चर्चा करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, सो ऑन। और यहाँ पे आपका इस ओएस के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, जब स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करने की बात आएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ही होगा। ये हमारा हार्ड डिस्क है। मोस्ट कॉमनली हम लोग कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइस कह देंगे, क्योंकि और भी कोई डिवाइस हो सकता है, सिर्फ हार्ड डिस्क नहीं, कोई भी हो सकता है। अब यहीं पे आपका डीबीएमएस आके बैठता है। डीबीएमएस जैसा कि हमने कहा कि ये भी क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर ही है। तो इस सॉफ्टवेयर को भी होस्ट कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। ये आपका डीबीएमएस यहाँ पे है। ये अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा था उसके पहले अब डीबीएमएस आ गया, जो सारा का सारा जो प्रॉब्लम इसमें आ रहा था, पहला प्रॉब्लम आ रहा था कि डिफरेंट एप्लीकेशन से ओपन करने पे हम वो सेम डेटा को रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमको नया एप्लीकेशन ही बनाना पड़ जाएगा। जो अगर टेक्स्ट में सेव है तो टेक्स्ट फाइल को रीड करने के लिए, एक्सेल में सेव है तो एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए। तो ये डीबीएमएस अब क्या करेगा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देगा, जिससे कि आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो किस एक्सटेंशन में है।
मतलब एक्सटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर प्लेटफॉर्म भी चेंज हो जाएगा तो यही डीबीएमएस उस चीज को मैनेज भी करेगा कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट करके ही आपको डेटा को देगा, राइट। तो ये आपका डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में आकर के बैठ जाने की वजह से, और ये डीबीएमएस, यही डीबीएमएस की वजह से हम लोग डेटाबेस का यूज करेंगे। और ये जो डेटाबेस बनेगा, अभी ये क्या था, ये आपका था पर्सनल कंप्यूटर के लिए, राइट। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए बात करें तो ये लिमिटेड था, ये सिंगल यूजर के लिए था, हमारा सिंगल यूजर के लिए। बट जब हमें ऐसा चाहिए कि हम वर्ल्ड के किसी भी कोने से अपने डेटा को एक्सेस करें, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टोरेज डिवाइस था आपको, इसको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा हमको, सेंट्रलाइज। अब ये एक डिफरेंट कंप्यूटर पे स्टोर है, ये डिफरेंट कंप्यूटर पे स्टोर होने की वजह से और नेट की कनेक्टिविटी की वजह से हम इसको कहीं से भी एक्सेस करेंगे और ये हमारा डीबीएमएस उस चीज को मैनेज करेगा। इसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इतना पार्ट हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा डेटाबेस जो सेंट्रलाइज कर रहे हैं, कहीं पे सर्वर होगा, उसी को सर्वर बोल देते हैं, कि हम लोग सर्वर पे रख देते हैं। जनरली डेटाबेस को सर्वर पे क्यों रखते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई सर्विस को प्रोवाइड करता होगा। तो ये जिस सर्वर पे रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो डेटा प्रोवाइड करता होगा। तो ये हमारा कहीं सेंट्रलाइज होगा और इसी से कनेक्टिविटी करके हम लोग एक्सेस करेंगे, तो कहीं से भी हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, कहीं से भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ऐसा नहीं समझ लेना है कि ये डीप में गए हैं, ये जस्ट एक ओवरव्यू है, ताकि आगे अगर कुछ बोलें तो आपको समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, इसलिए ये चीजें बता रहे हैं आपको, राइट। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड। अब कुछ बात और कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम थी फाइल सिस्टम में, जिसको हमने दूर किया है, किससे, डीबीएमएस से। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये भी आती थी, डेटा रिडंडेंसी की, ठीक है, डेटा रिडंडेंसी, ठीक। अब डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब हो जाता है, कि सिंपल वर्ड में अगर कहें तो डेटा डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट डेटा, अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें इसको, तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी कि मल्टीपल कॉपी, आपका एक ही सेम ही डेटा का मल्टीपल कॉपी बन जाता है, राइट। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कि अगर हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सपोज कि कोई एक्सेल की शीट पे हम लोग कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का मान लेते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का मानते हैं कि डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा कुछ एक्सेल का शीट है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम हो सकते हैं, मान लेते हैं। अब पहले पे किसी का नाम है, सपोज अजय, ये आईडी एक मान लेते हैं, ये नेम, ये डेजिग्नेशन, और यहीं पे और मान लें टाइमिंग भी मान लेते हैं, कुछ भी, चलिए इतना ही लेते हैं। ये वन पे अजय है, डेजिग्नेशन है कि ये फैकल्टी है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और है कि हम कह सकते हैं कि ये अजय ही है जो कि फैकल्टी के साथ साथ कह सकते हैं कि हमारा आईटी में भी है, आईटी इन द सेंस जो भी कंप्यूटर साइंस का फैकल्टी होने के साथ साथ ये आईटी मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर लगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो नाम एक ही टेबल, एक ही उसमें एक्सेल की शीट पे आपका दो नाम दो बार आ रहा है। तो ऐसे ही इसी चीज को हम लोग कहते हैं डुप्लीकेसी, कि सेम चीज हमारा दो दो बार आ रहा है, ठीक है, सिर्फ डेजिग्नेशन बदला है उसका, टाइमिंग भी 3 से 5 अगर ये कर रहा है, तो सिर्फ एक चीज के लिए हमको वही चीज दो बार लिखना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे हमारा मेमोरी भी कंज्यूम हो रहा है बेवजह का। तो एक तो डुप्लीकेसी ये हो गया। दूसरा क्या डुप्लीकेसी हो जाएगा, कि एक अगर हम फाइल ही बना रहे हैं, मान लेते हैं डिफरेंट फाइल बनाए, इसमें उसी का स्टोर है डेटा, फिर दूसरा फाइल हम लोग बनाएंगे,
दूसरा फाइल में उसी का डेटा स्टोर है। इसी तरीके से हम मल्टीपल फाइल में एक ही डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो वो भी डुप्लीकेसी को बढ़ाता है। तो यही डेटा डीबीएमएस में क्या करेगा, इस डुप्लीकेसी को कम कर देता है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसको डीबीएमएस के आने से क्या हो जाता है कि इस डुप्लीकेट को कम कर देता है। वो एक कॉमन टेबल क्रिएट करेगा जहां पे उसका डिटेल लिखा होगा, एक टेबल पे उसका डेजिग्नेशन वगैरह लिखा होगा। तो ये सब जब हम लोग टेबल पे ये टास्क परफॉर्म करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे। एक और क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर हम लोग फाइल सिस्टम में करेंगे, राइट, तो अब फाइल सिस्टम में क्या हो जाएगा कि हर चीज के लिए हम लोग फाइल में डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, हर चीज के लिए फाइल में स्टोर करते हैं। तो अगर एक एग्जांपल हम थोड़ा बैंक का लेके चलते हैं कि ये एक हमारा बैंक का सिस्टम है, ठीक, बैंक का सिस्टम है और हम क्या कर रहे हैं, फाइल में स्टोर कर रहे हैं अपने कस्टमर का डेटा। फाइल में स्टोर करने में है तो यहाँ पे मान लिया कि हमने उसका एक फोल्डर बना दिया, एक कस्टमर का फोल्डर है, इसमें डेटा स्टोर है। अगर इस कंप्यूटर पे है तो ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा इस कंप्यूटर पे बैठता होगा, सपोज एक क्लर्क बैठ रहा है, तो ये फाइल एक्सेस कर पा रहा है इसको। बट इसी फाइल को अगर उसके मैनेजर के द्वारा भी एक्सेस करना है अपने सिस्टम में, अपने सिस्टम में, और यहाँ पे मैनेजर है, तो अब इस फाइल को इसके साथ शेयर करना होगा, जो कि कर सकते हैं अगर लोकल एरिया नेटवर्क से हमारा कनेक्टेड है कंप्यूटर, तो ये भी फाइल हम लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि ये फाइल यहाँ भी शेयर्ड है, ये फाइल यहाँ भी शेयर्ड है, ठीक। पहली दिक्कत तो ये दिख रही है कि जो फाइल मैनेजर देख सकता है, मैनेजर तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर की सारी जानकारी को देख सकता है, और वही जानकारी क्लर्क भी इस फाइल को अगर ओपन कर पा रहा है तो वही जानकारी ये भी देख सकता है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी का वो आ जा रहा है, इशू आ रहा है कि आपका जो चीजें नहीं देखनी चाहिए क्लर्क को, वो डेटा भी क्लर्क देख पा रहा है इस फाइल में, और मैनेजर तो देख ही पा रहा है इस फाइल में। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी आ जा रहा है। तो सिक्योरिटी भी एक प्रॉब्लम थी उसमें, जिसको ये दूर किया सिक्योरिटी। और एक चीज और आप देख सकते हैं कि अगर मैनेजर से शेयर्ड है, उल्टा नहीं करेंगे, ये मैनेजर से शेयर्ड है, अगर ये फाइल डिलीट हो गया, गलती से डिलीट हो जाए, या ये कंप्यूटर करप्ट हो जाए, या इसका हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए, तो ये यहाँ से भी चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यही फाइल शेयर्ड हुआ था यहाँ पे, तो ये यहाँ से भी चला जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रिकवरी का भी ऑप्शन नहीं था। तो ये भी एक ड्रॉबैक है फाइल सिस्टम में, जिसको दूर किया कौन, डीबीएमएस। तो इन चीजों को डायरेक्टली ऐसे रट के याद नहीं करना है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सीक्वेंस में लिखें, राइट। तो जैसे जैसे हमको नजर आता जा रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो हमारा दिक्कत है। दूसरी चीज कि एट द सेम टाइम पे ये भी उस फाइल को एक्सेस कर रहा है क्लर्क, और मैनेजर भी एक्सेस कर रहा है उस फाइल को। कुछ चेंजेज आती है, राइट, कि अगर सेम टाइम पे ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है, यानी कि सेम टाइम पे एक फाइल में कुछ लिख रहा है और एक फाइल में रीड कर रहा है सिंपली, तो उस चीज को भी ये प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उस चीज को भी ये दूर किया। इस चीज को कहते हैं कंकरेंट एक्सेस, कंकरेंट एक्सेस, यानी कि एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर भी उस फाइल को एक्सेस कर सके, राइट। तो इस वाले केस में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस चीज को भी दूर करने के लिए हम क्या लेकर आए, डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट बनाया है, जिससे कि इस चीज को भी दूर किया जा सकता है। इसी में आपका एक और डेटा अब्स्ट्रैक्शन, डेटा अब्स्ट्रैक्शन अभी थोड़ी देर पहले जो हम समझा रहे थे कि क्लर्क भी वो फाइल को पूरी तरह से देख पा रहा है और मैनेजर भी देख रहा है। कुछ हो सकते हैं कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा जो मैनेजर देख सके और क्लर्क ना देखे। बट इस केस में क्या हो रहा था फाइल में कि क्लर्क भी पूरे के पूरे फाइल को देख पा रहा था और मैनेजर भी देख पा रहा था। तो उस चीज को दूर करने के लिए आपके पास डीबीएमएस में डेटा अब्स्ट्रैक्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई क्लर्क का रोल जो है,
क्लर्क सिर्फ उसका क्या कर सके, क्लर्क है एक मैनेजर है, मैनेजर पूरा का पूरा डेटा देख सकता है और क्लर्क सिर्फ उसका क्या देखे, नाम देखे, एड्रेस देखे, बैलेंस कितना है बस वो देखे, बाकी नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं उससे इसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या करेगा, नंबर ऑफ अकाउंट वाले कॉलम को हाइड कर दिया जाएगा, जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो वही डेटा अब्स्ट्रैक्शन, आज इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, डेटा अब्स्ट्रैक्शन के बारे में। इसमें और भी चीजें बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हम क्लास करेंगे, तो ये आपका पूरा नहीं हुआ अभी, ये जैसे जैसे क्लास करेंगे वो चीज देखते जाएंगे तब लिखवाने में ज्यादा अच्छा है, राइट। तो ये कुछ चीजें मोटा मोटी जो हम लोग को समझ में आया देख करके वो लिखा रहे हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के ही एक और आ जाता है डेटा इंडिपेंडेंस। अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या होगा देखते हैं, कि इस सिस्टम पे कोई डेटा है और इस सिस्टम पे भी उसी डेटा को शेयर किया गया, अगर इसका कोई चीज चेंज कर दिया जाए, मान लेते हैं ये फाइल है, तो अगर ये हमारा कोई एप्लीकेशन बना हुआ है और ये हार्ड डिस्क है, सपोज अगर ये सीपीयू में लगा हुआ एचडीडी है, तो अगर हम इस एचडीडी को बदलते हैं तो फिर से हमको इस फाइल को रीड करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाना पड़ जाएगा, यानी कि इस पे डिपेंडेंट हो गया मेरा एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट मतलब कह सकते हैं कि इस हार्ड डिस्क पे डिपेंडेंट है ये। अगर इस हार्ड डिस्क की जगह पे हम सीडी लगा दें या सपोज कोई दूसरा टेक्नोलॉजी वाला चीज लगा दे, तो हमको क्या करेगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि फिर से रीराइट करना पड़ जाएगा। तो इस चीज को भी दूर हम लोग डीबीएमएस में देखेंगे कि कैसे किया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंट। तो इन दो चीजों पे आज फोकस करेंगे कि ये दो चीज हमारे लिए है क्या, बाकी ये है और भी इसमें चीजें जुड़ती जाएंगी। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग फिर से वापिस से आएंगे, जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग फिर से वापिस से आएंगे। वैसे पहले ही बताए थे कि अभी कुछ क्लास हो सकता है कि समझ में ना आए, बट इससे घबराना नहीं है कि कुछ क्लास में क्या हो रहा है, बस सिर्फ ये है कि आप देखते जाए, समझते जाए, ये चीजें हैं और इन्हीं चीजों पे ही आगे काम होते जाना है, तो ये सब क्लियर होता चला जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे डेटा अब्स्ट्रैक्शन के बारे में, राइट, क्योंकि आपका मॉड्यूल 1 में क्या क्या है, तो सबसे पहले है डेटा अब्स्ट्रैक्शन, डेटा अब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है डेटा इंडिपेंडेंस, और बाकी डीएमएल, डीडीएल, ये आज कवर करेंगे इतना, ठीक। तो अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं डेटा अब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन से पहले थोड़ा सा समझेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर को। डीबीएमएस में हमारा एक है 3 लेवल आर्किटेक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर। इसमें क्या है, पहला लेवल आपका आ जाता है व्यू लेवल, व्यू लेवल। अब जो बातें पहले कहे हैं हम, वही सब घूम फिर कर यहीं पे आएगा। दूसरा है, इसी को हम लोग व्यू लेवल को एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं, एक्सटर्नल लेवल। दूसरा को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल, या इसी को बोलते हैं लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल। तीसरा क्या है हमारा, फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, या इसी को बोलते हैं इंटरनल लेवल, इंटरनल लेवल। तो ये जो अब्स्ट्रैक्शन है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्शन लेवल भी कह सकते हैं। ये 3 लेवल आर्किटेक्चर तो है ही, साथ में इसको हम लोग बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्शन लेवल। अब्स्ट्रैक्शन लेवल क्या होगा, कि ये एक टेक्निक है जिससे कि अननेसेसरी डेटा को हाइड किया जाता है, राइट।
अननेसेसरी डेटा कहने का क्या मतलब कि अभी एक एग्जांपल बता रहे थे कि अगर एक क्लर्क है तो वो सिर्फ और सिर्फ मान के चलते हैं, उसका रोल हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या है, बट अपने एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि एक क्लर्क है, तो हम चाहते हैं कि उसको परमिशन बस इतना मिले कि वो कस्टमर का नेम देख सके, उसका सेविंग अकाउंट देख सके और उसका एड्रेस देख सके। ठीक है, ऑल्दो हमारे डेटाबेस में स्टोर है, कस्टमर का नाम भी है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है, अकाउंट है, बैलेंस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, बहुत सारा डेटा है उसके बारे में। बट हम चाह रहे हैं कि एक क्लर्क सिर्फ इसी 3 डेटा को देख सके उस कस्टमर का। ठीक, इसी 3 डेटा को देखे तो डेटा अब्स्ट्रैक्शन में वही चीज होता है कि वो क्लर्क सिर्फ और सिर्फ इसी 3 डेटा को ही देख पाएगा, सिर्फ उसका नाम, सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट और सिर्फ उसका एड्रेस, इससे ज्यादा नहीं देख पाएगा। फिर अगर हम मान लेते हैं कि कोई मैनेजर है, इस डिपेंड कर रहा है किस पे, रोल पे, कि अगर कोई मैनेजर है तो वो उसका नेम भी देख सकता है, कस्टमर नेम, एड्रेस भी देख सकता है, मोबाइल नंबर भी, ईमेल भी, और नंबर ऑफ अकाउंट भी। नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं उसके अंदर, तो यहाँ ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये 4 चीज देख सकता है। मान लेते हैं मैनेजर को हमने परमिशन दिया है ये 4 चीज देखें। ऑल्दो अगर देखा जाए रियलिटी में तो वो सब कुछ देख सकता है, बट अभी समझने के लिए कह रहे हैं कि हम मैनेजर को दे रहे हैं परमिशन कि इसी 4 डेटा को देख सकता है वो कस्टमर का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं इससे, बाकी चीजों को, इन 3 चीजों को क्लर्क को दिखाएंगे, बाकी चीजों को अब्स्ट्रैक्ट रखेंगे। पहला तो ये हो गया। मैनेजर के केस में ये 4 चीजें 5 चीजें दिखाएंगे, बाकी चीजें अब्स्ट्रैक्ट रखेंगे, यानी कि हिडन रखेंगे। तो वही कहते हैं कि अगर जो डेटा जरूरत नहीं है जिसके लिए, हम उसको वो डेटा दिखाएंगे ही नहीं। तो इससे क्या हो जाता है हमारा, एक तो सिक्योरिटी लेवल भी बढ़ जा रहा है कि हम वही डेटा उनको दिखा रहे हैं जो डेटा देखने के लिए वो परमिटेड है, राइट। और दूसरी चीज क्या आता है कि हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, एब्स्ट्रैक्शन का ही मतलब एक तरीके से और मतलब हम लोग कह सकते हैं इसी को, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब 2 चीज है। एब्स्ट्रैक्शन, ये कह सकते हैं हम लोग, इट इज अ टेक्निक टेक्निक टू हाइड द unnecessary data as well as complexity of the सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम तो है। तो यहाँ ये कहने का क्या मतलब हो गया कि हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। कहने का ये हो गया मतलब कि ये व्यू लेवल जो आपका बन रहा है, ये एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल इसको जो बोल रहे हैं, ये वो लेवल जहां डायरेक्टली यूजर, इंड यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। अगर हम फेसबुक के एग्जांपल में जाएं तो ये जो हम फेसबुक अपने ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं, यही आपका हो जाता है इंड यूजर। ये हम क्या कर रहे हैं, एक इंड यूजर है तो एफबी का पेज ओपन किए, राइट। ये मेरा एफबी ओपन हो गया और मेरे से रिलेटेड ही डेटा, सारा का सारा डेटा दिखाया जा रहा है। तो अब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब कि अगर आप लॉगिन हुए हैं अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से, तो सिर्फ आप अपने से रिलेटेड डेटा ही देख सकते हैं। ऑल्दो फेसबुक के पास बहुत सारे यूजर हैं, करोड़ों यूजर्स होने के बावजूद भी सिर्फ आप अपने डेटा को देख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी और का डेटा देख सकते हैं, राइट। तो वही आपका अब्स्ट्रैक्शन लेवल का मतलब हो गया कि सिर्फ आप अपने डेटा को देख रहे हैं। दूसरा, ये डेटा कैसे आ रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए कि मेरा फेसबुक ओपन करे, मेरा नाम आए, मेरे से रिलेटेड कोई फीड अगर हम नया डाले हैं वो आए, कमेंट आए, पोस्ट आए, मेरे से रिलेटेड आए। और ये कैसे आ रहा है डेटाबेस के अंदर से, उससे हमको मतलब नहीं।
तो यही आपका कहलाता है कि ये अब्स्ट्रैक्शन, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को तो हाइड किया ही किया, साथ ही साथ सिर्फ आपका डेटा दिखा रहा है, किसी दूसरे का डेटा नहीं दिखा रहा है। तो ये 3 लेवल होता है आपका अब्स्ट्रैक्शन का। तो तीनों लेवल में देखते हैं, ये आपका जो हो गया, ये जो ब्राउजर पे खोले यही आपका व्यू लेवल हो गया। अगर यही बात जीमेल की कर लें हम लोग, कि अगर हमने जीमेल का पेज खोला, मान लेते हैं जीमेल का, और ये जीमेल मेरा खुल के आ गया, और मेरे से रिलेटेड ही जितने मेल्स हैं वही आएगा, ना कि किसी दूसरे का आएगा। और ये कैसे हमारे तक पहुंचा है इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ इंटरफेस खोलते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं और सिर्फ सीधे हमारा डेटा आ जाता है, सिर्फ हमें उससे मतलब है। यानी कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल में ये हो गया कि व्यू लेवल में हमको सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा से मतलब है, और कैसे आया उससे मतलब नहीं है, राइट। और आप दूसरे के डेटा को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्चुअल लेवल इसी की बात करें तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ये जो डेटा आया यूजर लेवल पे हमको मतलब नहीं है कि कैसे आया, बट अब जब कॉन्सेप्चुअल लेवल में जब हम आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होगा, पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं, देन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल लेवल इसी से रिलेटेड है। अब फिजिकल लेवल जैसा कि नाम से ही लग रहा है, या इंटरनल लेवल, ये वो जगह होगा जहां पे आपका डेटा स्टोर होगा, और किस तरीके से स्टोर होगा, यानी कि ये स्टोरेज डिवाइस में जो आपका स्टोर हो रहा है डेटा, स्टोरेज डिवाइस, ये स्टोरेज डिवाइस है आपका। यहाँ पे जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसकी बात कहाँ पे होगी, फिजिकल लेवल पे। तो ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, ये स्टोरेज डिवाइस है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करेगा और डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि हाउ द डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डीएस, द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन स्टोरेज डिवाइस। तो डेटा स्ट्रक्चर यानी कि कैसे ये डिवाइस हो सकता है कि ये आपका बी ट्री में डेटा स्टोर करता होगा। डिफरेंट टेक्निक है हमारे पास, बी प्लस ट्री है, इंडेक्सिंग यूज कर सकता है, इंडेक्सिंग टेबल के फॉर्म में यूज कर सकता है, व्यू के फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में, यानी कि कोई भी टेक्निक यूज कर सकता है ये आपका स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे जब बात होगा फिजिकल लेवल पे, यानी कि होगा कि हम लोग डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, उसके बारे में इस पे हम लोग बात करते हैं, यानी कि फिजिकल स्टोरेज के बारे में इस पे चर्चा होगी, फिजिकल स्टोरेज। इसके बारे में हम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कैसे स्टोर होगा, क्या होगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। कुछ जगहों पे जहां डीबीएमएस भी स्टोर डायरेक्टली कर लेता है, तो वहां भी हम लोग देखेंगे कि डीबीएमएस कैसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। बट जनरली फिजिकल स्टोरेज को डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहीं पे जो डेटा मेरा स्टोर है, अब ये डेटा जब हम रिट्रीव कर रहे होंगे, तब हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल का काम आ जाता है। कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि मेरा 2 टेबल में डेटा स्टोर है, यहाँ पे इस फिजिकल स्टोरेज में 2 टेबल में डेटा स्टोर है, टेबल 1 और टेबल 2, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम डिसाइड करेंगे, यानी कि हम अपना लॉजिक बनाएंगे कि अगर हमको 2 टेबल से डेटा लेना है, और ठीक है, डेटा अगर हमको रिट्रीव करना है 2 टेबल से, तो इन 2 टेबल को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ये सब लॉजिक हम कहाँ पे लिखा होगा, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। और यहीं पे आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज काम करता है, और यहाँ पे डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे तो पता चलेगा ये दोनों क्या है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, बिजनेस लॉजिक लेवल। कहीं कहीं पे मिल जाएगा बिजनेस लॉजिक लेवल भी। कहने का क्या मतलब कि अगर किसी भी कंपनी का मान लेते हैं डेटाबेस बना रहे हैं, राइट, तो उस डेटाबेस से फिजिकल स्टोरेज से जो डेटा रिट्रीवल करेंगे वो किस फॉर्मेट में आना चाहिए, यानी कि किस फॉर्मेट में, यानी कि उसका डेटा का स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। जैसे हम अभी एक एग्जांपल दे रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि 2 टेबल से अगर हमको डेटा चाहिए तो उन दोनों के बीच में ज्वाइनिंग कैसे होगी। दूसरी बात, यहीं पे इसी लेवल पे अगर हम लोग डायरेक्टली हम लोग को टेबल बना बनाया तो मिलेगा नहीं, तो इसी लेवल पे हम लोग टेबल भी क्रिएट करते हैं, टेबल भी क्रिएट करेंगे।
ठीक, इसी लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल भी क्रिएट करेंगे और टेबल पे डिफरेंट कॉन्स्टेंट भी लगाएंगे। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाता है, फिलहाल के लिए समझेंगे कि रिस्ट्रिक्शन लगाना या फिर रूल लगाना। रिस्ट्रिक्शन लगाने का क्या मतलब कि अगर टेबल में कोई कॉलम है ऐसा, यानी कि अगर रोल नंबर जैसे कॉलम है, तो हम चाहते हैं कि रोल नंबर पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आए, तो हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही स्टोर हो। तो ये सब कौन देखेगा, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आएगा। तो ये जब डीडीएल पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि और भी हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे बिजनेस लॉजिक, यानी कि कौन कौन से टेबल्स होने चाहिए, उस टेबल में जो जितने फील्ड्स हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है या नहीं लगाना है, वो होना चाहिए। अगर मल्टीपल टेबल से डेटा आ रहा है तो उन टेबलों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब इसमें आएगा। यानी कि डेटा को डिफाइन करेगा, हम लोग टेबल को डिफाइन करेंगे, अपने डेटाबेस को डिफाइन करेंगे, टेबल में डिफरेंट कंस्टेंट लगाएंगे, उसको डिफाइन करेंगे, डिफरेंट रोल अगर होगा किसी का तो वो भी यहीं पे हम लोग लगाएंगे। और लास्टली आपको यह व्यू लेवल समझ में आ गया कि ये व्यू लेवल क्या है, जो फाइनली यूजर के पास आ रहा है डेटा, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो अगर फेसबुक वालों ने इस तरह का डिजाइन बना रखा है तो ऐसे आ रहा है, कल को अगर वो चेंज कर दे तो वो दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करने लगे, हो सकता है प्रोफाइल पिक्चर यहाँ लगा दे वो, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि व्यू लेवल में हम लोग डेटा को दिखा कैसे रहे हैं, डेटा आपके पास आ जाता है व्यू लेवल में। अब आप उस डेटा को जैसे रिप्रेजेंट करवाना है करवा दीजिए, प्रोफाइल यहाँ लगाना है यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ दिखाना है यहाँ दिखा दीजिए। तो इसका अगर हम लोग एक्चुअल में बनाना चाहेंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। और इसी व्यू लेवल में ही एक चीज और, कि अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो आपको जो डेटा दिखाया जा रहा है वो डिफरेंट वे में, सिर्फ आप अपना डेटा देख रहे हैं। अगर कोई एडमिन लॉगिन करे पेज पे तो वो एडमिन से रिलेटेड चीजें देख सकता है। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि डेटा कैसे स्टोर है और क्या स्टोर है, व्यू लेवल में सिर्फ डिपेंड करता है कि वो दिखता, हम दिखाना कैसे चाह रहे हैं उस डेटा को। तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं व्यू लेवल वन, व्यू वन, व्यू टू, व्यू थ्री एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, लॉजिक लेवल, लॉजिकल लेवल या बिजनेस लॉजिक लेवल। और यहाँ पे क्या था हमारा, फिजिकल लेवल, फिजिकल या इंटरनल लेवल। व्यू ऐसा क्यों बनाया गया कि व्यू डिफरेंट डिफरेंट है, व्यू वन टू थ्री फोर है। जैसा बताया कि अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन कर रहे हैं तो आपको जो डेटा दिखाया जाएगा वो डिफरेंट दिखाया जाएगा, अगर आप एडमिन के रूप में लॉगिन कर रहे हैं तो वो डिफरेंट दिखाया जाएगा, अगर उसी में रिलेटेड कोई मैनेजर है वो अगर लॉगिन कर रहा है तो उसको डिफरेंट डेटा दिखाई देगा। तो इसलिए डिफरेंट व्यूज है, डिपेंड करता है कि आपका रोल क्या है। और ये कॉन्सेप्चुअल लेवल सब कनेक्टेड होगा किससे, कॉन्सेप्चुअल लेवल से। और ये हमारा कनेक्टेड हो गया किससे। तो अगर बात करें फिजिकल एग्जिस्टेंस की, तो ये आपका फिजिकली एग्जिस्टेंस है, यानी कि ये स्टोरेज डिवाइस है, ये आपका कह सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम है। यहीं पे आपका जो सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस वो एक्चुअली में काम करता है। और ये सब एक्चुअली में एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और ये आपका क्या है, एक्चुअल में कहें तो डीबीएमएस यहीं पे है, डीबीएमएस।
क्योंकि डीबीएमएस से हम लोग यही करने जा रहे हैं कि हम लोग मैनेज कैसे करेंगे डेटा को, राइट। तो एक्चुअल में डीबीएमएस यहाँ पे है, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो ये आपका एक तरीके से ओवरव्यू बनता है कि इस तरीके से हमारा है। अगर एग्जांपल के तौर पे समझना है तो यहाँ पे ये फेसबुक का मान लेते हैं। अगर एक यूजर ओपन किया है तो उसके लिए डिफरेंट व्यू आएगा, अगर एडमिन ओपन किया है तो उसके लिए डिफरेंट व्यू होगा। एडमिन के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बटन मिल जाए जिसको क्लिक करे तो नंबर ऑफ यूजर्स दिखा देगी, टोटल कितने हैं, किस शहर से ज्यादा हिट आ रहा है, ये सब देखे तो वो डिफरेंट व्यू उनका हो सकता है, डिफरेंट व्यू इनका हो सकता है। अगर कोई उसी से रिलेटेड कोई और हो तो उसका व्यू कुछ और हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, इसलिए व्यू 1 व्यू 2 व्यू 3 व्यू n तक दिया हुआ है। दूसरा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अगर ओपन कर रहे हैं तो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट व्यू देखने को मिल सकता है। मोबाइल पे जो आप देखते हैं एक तरीके से वो डेटा जो आपका उसका ऑर्गेनाइजेशन वो अलग होगा, लैपटॉप पे देखेंगे वो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डेटा सेम रहेगा, देखने का तरीका अलग हो सकता है, बट डेटा आपको कॉमन ही मिलेगा, राइट। तो अब थोड़ा सा चर्चा कर ले। तो ये आ गया हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि जो नेसेसरी डेटा है सिर्फ वही दिखाया जाए, उसके अलावा कोई डेटा नहीं दिखाएगा। तो ये हमारा सिक्योरिटी भी हो जाता है, ठीक। इसी पे यहीं पे अब हम लोग थोड़ा इसी पे बात करेंगे इसका, डेटा इंडिपेंडेंस का। डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब कि दो तरीके का डेटा इंडिपेंडेंस है, फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, और लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस, लॉजिकल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल के बीच में हमारा जो इंडिपेंडेंस आता है वो है फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस, और आपका व्यू लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में जो आएगा वो आएगा आपका लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस। इसका ये मतलब आपका होता है कि अगर फिजिकल लेवल में सपोज अगर हम लोग यहाँ पे बी ट्री का यूज कर रहे थे स्टोरिंग के लिए, ठीक, बट अगर हम चेंज कर दें, अब इस बी ट्री को हटा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर दें। अब जो डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो इंडेक्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेज हुआ, यहाँ पर अगर कोई भी चेंजेज होता है फिजिकल लेवल में, तो ये इसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस का, फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है, इफ यू आर गोइंग टू चेंज इन फिजिकल लेवल इट शुड नॉट चेंज द कॉन्सेप्चुअल लेवल। यानी कि यहाँ पे आप जो भी चेंज कर ले, हार्ड डिस्क की जगह पे आप टैब वाला डिस्क लगा दें या जो भी करें, उससे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई भी फर्क, यानी कि कॉन्सेप्चुअल लेवल ही नहीं कह सकते हैं कि हायर लेवल अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी चेंज हुआ है तो हायर लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं इफ एनी चेंजेस, इफ एनी चेंजेस happens on physical level, it should not affect higher level, यानी हायर लेवल में दोनों चीज है, कॉन्सेप्चुअल भी है, व्यू लेवल है। अब इसको डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं। हम लोग को क्या होता है, जब वही एग्जांपल फेसबुक वाला, अगर हम लोग फेसबुक पे अपना डेटा देख रहे हैं, राइट, तो जो डेटा देख रहे हैं क्या हम लोग को पता लगता है कि फेसबुक वालों वहां पे क्या किया अपने डेटा स्ट्रक्चर के साथ, जहां पे फाइनली मेरा डेटा जो स्टोर है किसी डिवाइस पे स्टोर होगा, वो हमेशा बदलता रहता है। वो लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस में, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है समथिंग ये वो, तो वो बीच बीच में बहुत सारे मेंटेनेंस करते रहते हैं, बट क्या हम लोग को अफेक्ट पड़ता है उस चीज का? जनरली नहीं पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि अभी हम फेसबुक ओपन करें और वो कुछ चेंजेस कर दिए होंगे, लेकिन हमारा डेटा सेम टू सेम आता ही रहता है, वही डेटा आता है, चेंज नहीं होता है। तो वही कहने का मतलब कि अगर फिजिकल लेवल पे कोई भी चेंजेज अगर हो तो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल और व्यू लेवल को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस।
अब लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या, कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे कोई चीज चेंज करें, हो सकता है कि हम कुछ और टेक्निक यूज कर लिए, जो हमारा टेबल का ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट था वो उसकी जगह पे अब कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया कि अब टेबल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है हमें जब दो टेबल से डेटा चाहिए। उस तरह के अगर कोई चेंजेज आता है तो ये व्यू लेवल को अफेक्ट ना करे। तो अगर हम लोग इसमें कह सकते हैं लॉजिकल लेवल में कि इफ एनी चेंजेज occurs at this level at at this level it should not affect। अब हायर लेवल में एक ही बचा हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं व्यू लेवल, इट शुड नॉट अफेक्ट व्यू लेवल, राइट, या फिर एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल लेवल। तो अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल लेवल पे किसी भी तरीके का चेंज आता है, डिटेल में देखेंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डीडीएल के अंदर पढ़ेंगे वो सब, लेकिन अभी आपको फिलहाल इतना समझना है कि अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कोई भी चेंजेस करें तो वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं डालेगा, राइट। कभी आपसे ऐसा नहीं बोला जाता है कि फेसबुक ओपन करने के लिए अब आपको ये अपडेट करने की जरूरत है, वो आपका यहाँ जो भी चेंजेस हो वो आपका एज इट इज हमेशा खुलता रहेगा। या जीमेल भी कभी खोलेंगे तो वो हमेशा उसी तरीके से खुलता रहेगा, कभी मना नहीं करता। तो यानी कि इस लेवल पे चेंज करेंगे और इसको ना अफेक्ट करे हायर को, तो वो हो गया हमारा क्या, फिजिकल लेवल इंडिपेंडेंस। अगर इस लेवल पे कोई चेंजेस कर रहा है वो हमारा व्यू लेवल को अफेक्ट नहीं करेगा, तो ये हो गया हमारा क्या, लॉजिकल लेवल इंडिपेंडेंस, राइट। रिवर्स ऐसा कुछ होता हमारे पास नहीं है कि रिवर्स में हम लोग उल्टा करें कि इस लेवल पे हो तो इस पे, रिवर्स में अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल में ऑब्वियस सी बात है कि अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल में हमने कुछ चेंजेस किया है तो क्या इसका वे थोड़ी बदल जाएगा, ये आपका सेम का सेम ही रहेगा। इसका जो स्टोरिंग करने का जो तरीका है, जो डीएस यूज कर रहा है, डेटा स्ट्रक्चर वही यूज करेगा। तो रिवर्स में हमारा इंडिपेंडेंस से कोई लेना देना नहीं है, जो भी इंडिपेंडेंस लेना देना है नीचे से ऊपर। तो ये सबसे कह सकते हैं लोएस्ट लेवल, इसको एक और चीज बोल सकते हैं फिजिकल लेवल को, लोएस्ट लेवल, और ये इसको कह सकते हैं हायर लेवल, लोएस्ट नहीं लोअर लेवल कहेंगे, और इसको हायर लेवल। डिफरेंट डिफरेंट नाम मिल सकता है सुनने को, इसको कभी कभी मिड लेवल भी कह देते हैं, तो नाम मिल सकता है सुनने को, दैट्स व्हाई लिखवा रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्या, एक तरीके से डेटा इंडिपेंडेंस में कि डिफरेंट लेवल में कैसे इंडिपेंडेंस आ रहा है डेटा का। दूसरा हम लोग क्या देखे थे पहले, डेटा अब्स्ट्रैक्शन, कि डेटा अब्स्ट्रैक्शन में जो डेटा चाहिए देखने या यूजर को वही डेटा दिखाए, उसके अलावा कोई चीज और ना दिखाए। तो इससे हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी भी बढ़ता है। अब थोड़ा सा डीएमएल और डीडीएल के बारे में बात करेंगे। वैसे और भी हमारे पास होता है डीसीएल और टीसीएल भी है। डीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीडीएल है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आई थिंक ये दोनों सिलेबस में आपके शायद नहीं है ट्रांजैक्शन, बट हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। लैंग्वेज, और एक ऐसे भी हमारे पास आता है एसक्यूएल क्वेरी, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड
क्वेरी अब डीएमएल में क्या करते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कि अगर हमारे स्टोरेज डिवाइस पे यानी कि डेटाबेस में कोई डेटा स्टोर है, राइट, तो उस पे हम लोग चाहते हैं कि डेटा में चेंजेस लाना। तो उससे पहले थोड़ा हम देखें कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यानी कि आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं डेटा को कि कैसे स्टोर करना है। तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर हमको टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है तो लॉजिक में कॉन्सेप्चुअल लेवल में हम लोग क्या बताते हैं कि वहां पे हम लोग टेबल वगैरह क्रिएट करेंगे और डीडीएल का यूज करेंगे। तो इस तरह से टेबल को अगर क्रिएट करना है ताकि हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकें, यानी कि एक टेबल क्रिएट करना है जिसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे, सपोज अभी इस केस में कि नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ कॉलम 6 के साथ हम एक टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक, जिसमें कि 6 कॉलम होंगे और 6 कॉलम का कुछ नाम होगा। अभी के लिए हम फिलहाल कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6 कर देते हैं, ठीक। ये हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग टेबल कुछ क्रिएट करें, तो यानी कि स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट, स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें कि डेटा को हमको स्टोर करना है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल बनाए। अगर यहीं पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू ही हम लोग टेबल का क्रिएशन करेंगे तो लिखते जाएंगे कि डीडीएल में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट द टेबल, क्रिएट द टेबल, टेबल क्रिएट करेंगे। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं कि सपोज अगर हमें लगता है कि ये कॉलम नंबर 6 एक्स्ट्रा आ गया है तो इसको हमें ड्रॉप भी करना है, यानी कि कॉलम को ड्रॉप करना है। तो इसके लिए जनरली जब हम लोग कोडिंग करेंगे, क्वेरी लिखेंगे तो उसमें ऑल्टर आएगा, ठीक, ऑल्टर। तीसरा क्या हो सकता है कि अगर जो हम ये टेबल बनाए हैं इसकी जरूरत ही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। और चौथा हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें जितने भी डेटा अगर डालें, डेटा स्टोर कराए, डेटा 1 2 3 4, ये सारा का सारा डेटा हमारा एक साथ ही हटा दें, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ट्रंकेट का है। तो ये सब परफॉर्म होगा किसमें, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। और भी चीजें हैं बट मोस्ट जनरल चीजें हैं, ये है आप डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यूज करेंगे, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, साथ ही एडिंग द कॉन्स्टेंट, हालांकि इस पे है कॉन्स्टेंट, एक पूरी क्लास है इस पे, बट फिलहाल के लिए समझते हैं कि जैसा अगर हम चाहते हैं कि कॉलम नंबर 3 में एक कांस्टेंट, सिंपल सा एक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि कॉलम नंबर 3 जो है हमारा यूनिक ही होना चाहिए। यूनिक होने का क्या मतलब कि कॉलम नंबर 3 में अगर सपोज ARK लिखा हुआ है तो दूसरा ARK इसमें आना नहीं चाहिए। तो हम लोग एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, यूनिक नाम ही आता है उसका, कांस्टेंट लगा सकते हैं, यूनिक कांस्टेंट। तो कॉलम नंबर 3 में सेम नाम या सेम डेटा हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक और कांस्टेंट की बात करें, नॉट नल, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट मिलेंगे, नॉट नल, तो ये हमारा नल नहीं हो सकता, यानी कि कुछ ना कुछ डेटा आपको देना ही पड़ेगा नॉट नल के केस में। तो इस तरह के बहुत सारे वेरियस और भी मिलेंगे कांस्टेंट, तो उस पर भी बात होगा। तो सिंपल सा समझना है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर, और साथ ही कांस्टेंट वगैरह भी उसमें डिफाइन कर रहे होते हैं। तो डीटीएल में वो 4 चीजें हमें पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं डीएमएल की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हाँ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया डीटीएल के थ्रू, यानी कि इन कुछ कमांडो के थ्रू हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया और ये मेरा फाइनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें चाह रहे हैं कि डेटा को इंसर्ट करें, यानी कि पहला डेटा को इंसर्ट करें। वन ने मान लो ARK है, ये कुछ भी रैंडम डेटा ले लेते हैं, और फैकल्टी रैंडम डेटा और क्या ले लेते हैं, 5, कुछ भी डेटा मान लेते हैं, ले लेते हैं, अभी जब रियल एग्जांपल लेंगे तब करेंगे। तो अगर हम ये डेटा चाहते हैं कि ये इस तरीके से डेटा इंसर्ट हो, पहले तो हम लोग क्या किए, ये स्ट्रक्चर बनाए डीटीएल के थ्रू, क्रिएट टेबल के थ्रू,
ये स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर में हमको डेटा को इंसर्ट करना है, तो हम लोग यूज करेंगे डीएमएल का। डीएमएल में कौन कौन से लैंग्वेज वो क्वेरी आ जाएंगे हमारे पास, यानी क्वेरी नहीं, सॉरी, कमांड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड बोलते हैं। ये डीडीएल का कमांड है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट द डेटा कर सकते हैं। अगर डेटा इंसर्ट करते समय मान लेते हैं कि ये 22 की जगह 23 डल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट भी करके चेंज कर सकते हैं। तो अपडेट भी कमांड है इसके अंदर। फिर अगर लग रहा है कि कोई रिकॉर्ड हमारा एक्स्ट्रा हो गया, सपोज सेम डेटा दोबारा से हमने एंट्री कर दी, तो उसको चाह रहे हैं कि हम लोग डिलीट कर दे, तो हमारे पास डिलीट का भी ऑप्शन है। ठीक, तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं किसमें, ये कुछ कमांड है डीएमएल के। ठीक, और डीएमएल के अंदर ही ऐसे हम लोग सिलेक्ट को भी रखते हैं, जो डेटा रिट्रीवल के लिए करता है, बट इसको हम लोग एक दूसरे लैंग्वेज में भी रख सकते हैं। सिंपल उसको बोलते हैं सिलेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। इसको अलग से भी हम लोग बोल देते हैं, बट ये हमारा डीएमएल के अंदर ही आता है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन आपका यहाँ है। तो ये चार चीज, जो मेन चीज है, आप ये कर सकते हैं कि डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करते समय कोई गलती हो गई है डेटा में, तो आप उसको अपडेट करके चेंज कर सकते हैं। अगर कोई डेटा एक्स्ट्रा आपने एंट्री कर दी है तो डिलीट कर सकते हैं। और देन आप चाहते हैं रिट्रीव करना, कि हम इस डेटा को रिट्रीव करें, तो वो सिलेक्ट कमांड से यूज करेंगे। इन सब कमांड के बारे में हम लोग पूरी तरह से देखेंगे कि कौन सा कमांड कैसे काम करता है। और ये है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन कंट्रोल में क्या आ जाता है आपका, कमिट, रोलबैक, अबॉर्ट। ये आपका आ जाता है किसमें, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में। और आता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि कमिट। अभी फिलहाल समझते हैं क्या कमिट करने का मतलब। अगर आपने जो चीजें चेंजेस की हैं और कमिट कमांड चला देते हैं, तो वो सारे चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट कहने का क्या मतलब, कि आप फिर से रोल बैक यानी कि पीछे नहीं जा सकते हैं। जैसे कि आप अंडू करते हैं ना, अगर एमएस वर्ड में हम लोग कुछ लिखते हैं और लगता है कि एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं। तो जब आप इसमें कमिट कर देंगे, तो कहने का मतलब आप अंडू नहीं कर पाएंगे। ठीक, जो हो गया सो हो गया, यानी कि परमानेंटली हो जाएगा। तो ये कमिट करने का मतलब हो गया कि आप फिक्स कर रहे हैं। रोलबैक, नाम से ही लग रहा है कि रोलबैक, अगर कोई सेव पॉइंट आप बना देते हैं, सपोज ये प्रोसेस आपका चल रहा था और यहाँ आपने सेव पॉइंट बनाया है, ठीक, और ये आपका ऐसे ऐसे प्रोसेस चल रहा था, बट आपको लगा कि ये जो सेव पॉइंट के बाद जितने प्रोसेस चला वो थोड़ा गलत हो गया, या फिर हमको ये प्रोसेस नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे अगर रोलबैक चला देते हैं कमांड, तो ये क्या करेगा, वापस से यहाँ पे आ जाएगा, वापस लौट के। यानी कि ये आपका जितना भी सेव पॉइंट और रोल बैक के बीच में जितना काम हुआ होगा, वो वापस से सेव पॉइंट के पास पहुंच जाएगा। आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अबॉर्ट, किसी भी ट्रांजेक्शन को रोक देना, और सेव पॉइंट यहाँ पे बता ही दिए। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और हमारा क्या है, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें आता है ग्रांट, रिवोक, इस तरह के कमांड है किसके अंदर, डीसीएल के अंदर। यानी कि ग्रांट करना कि इस टेबल का कौन सा पर्टिकुलर डेटा कोई देख सकता है, यानी किसी यूजर को ग्रांट परमिट करना। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि कोई यूजर नंबर 1 है जो सिर्फ ये 4 डेटा को देख सके, कॉलम के डेटा को, तो हम लोग उसको ग्रांट देंगे कि यही 4 डेटा देख सकता है, बाकी नहीं दे सकता है। दूसरा, अगर हम ग्रांट दे दें कि वो इस डेटा पे चेंजेस भी कर सकता है, तो वो चेंजेस भी कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो परमिशन ग्रांट करने का काम करेगा, परमिशन। तो ये डायरेक्टली हम आपको कमांड बता रहे हैं, बट अब बताएंगे कि थोड़ा एक डायग्राम से बताएंगे काम कैसे, डीडीएल कहाँ पे काम करेगा और डीएमएल कहाँ पे काम करेगा। और यही जो ग्रांट दिया हुआ है, इस परमिशन को कैंसिल करने का काम करेगा, कैंसिल द परमिशन। नाम से ही पता लग रहा है, रिवोक, कैंसिल द परमिशन। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो ये डीएमएल और डीडीएल कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा,
जो हम बता रहे थे कि कॉन्सेप्चुअल लेवल हम लोग डीडीएल यूज करते हैं, तो वो पूरा डायग्राम बताएंगे कि कहाँ पे डीडीएल लिखेंगे। और ये डीएमएल जब बता रहे थे व्यू लेवल पे हम लोग लिखते हैं, तो डीएमएल के बारे में व्यू लेवल पे देखेंगे। और हम लोग डीडीएल कंपाइलर और डीएमएल कंपाइलर, इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं चाहिए, बट पता होना चाहिए कि डीएमएल कंपाइलर और ये डीडीएल कंपाइलर क्या काम करता है। और हम लोग इंटरेक्ट कैसे करेंगे डेटाबेस से थ्रू द डीबीएमएस, राइट। तो ये कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।